नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज फिर से हमारी जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। और इससे साथियों हम संपूर्ण प्रश्नमाला इसी पुस्तक के महत्वपूर्ण तथ्यों से हम शुरू किए हैं और यह इस पुस्तक का प्रश्नमाला का दूसरा भाग है। तो साथियों, इस आज के वीडियो में हम साथियों हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और आदिकाल पर भी बात करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा सेशन कैसा है। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, कल हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर बात की और कहें तो यह सरस्वती पांडे की पुस्तक का भाग 2 है। और आज का प्रश्न क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल और किस किस वर्ष में की है। तो इन सभी ग्रंथों की रचना किस किस वर्ष में हुई है, आपको यह बताना है। चलिए बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इन 3 ग्रंथों की रचना कब कब हुई है, आपको यह बात बतानी है। देखिए साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन 3 इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य की भूमिका जो कब की है, 1940 की है। 1940 की है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास कब का है, यह आपका 1952 का है। और इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह जो रचना है यह आपकी है 1952, यह भी आपकी 1952 की है। ठीक है, तो कुल मिला के इन 3 ग्रंथों की, हिंदी साहित्य ग्रंथों की रचना की है और कब कब की है, 1940, 1952 और 1952। अगला प्रश्न क्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बताइए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो साथियों, यह जो पुस्तक है यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन किस सन में हुआ है। तो किस सन में हुआ है इस पुस्तक का प्रकाशन, तो यह हुआ है 1938 साथियों 38 ईस्वी। ठीक है, 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का क्या हुआ है, प्रकाशन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला है, डॉक्टर वर्मा ने, माने कि राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने से कितने तक की कालावधि, है ना, तो किस अवधि को, तो यह साथियों कहें तो 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी, माने 1000 साल की बात करी गई है, जिसको संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक की अवधि को लिया गया है। तो जो 693 से लेकर 1693 तक की कालावधि को लिया है डॉक्टर वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरण में विभक्त किया है। तो साथियों, डॉक्टर वर्मा ने अपने इस ग्रंथ को मुख्य कहें तो 7 प्रकरणों में, कितने प्रकरणों में, तो कुल मिला के 7 प्रकरणों में इसको विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, ठीक है, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ किस ईस्वी से स्वीकार किया है। तो किस ईस्वी से स्वीकार किया है, तो साथियों हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। ठीक है, ये पहले भी आपको हम यहाँ से देखिए बताए थे, 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास
का प्रकाशन कितने खंडों में हो चुका है? नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में? तो साथियों यह आपके 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में हो चुका है? तो 16 खंडों में हो चुका है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? आरंभिक काल को जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने क्या नाम दिया, आपको यह बताना है। तो साथियों आरंभिक काल को जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किस नाम से अभिहित किया है? तो साथियों इसको कहा है चारण काल। क्या कहा है? चारण काल नाम दिया है। चारण काल नाम दिया है, याद रखना है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत किन किन 9 कवियों का उल्लेख किया है? ठीक है, और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ठीक है, यह भी याद रखना, प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो उन 9 कवियों को बताइए जिनको इन्होंने अपने उसमें रखा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला कहे जाएंगे पुष्य कवि, और दूसरा क्या हो जाएगा? खुमार सिंह, दूसरा खुमार सिंह, तीसरा केदार, चौथा कुमारपाल, और पांचवा अनन्यदास। ठीक है, छठे हो जाएंगे आपके चंद, सातवां क्या हो जाएंगे? जगनिक, आठवां जोधराज, और 9वें जो हैं वो हो जाएंगे सारंगधर। ठीक है, सारंगधर। ठीक है, सारंगधर। तो कुल मिला के इन 9 कवियों को उन्होंने चारण काल के अंतर्गत रखा। पुष्य कवि, खुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज और सारंगधर। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, प्राकृत की किस अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है? प्राकृत की किस अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, बताइए। तो साथियों प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है, है ना, प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था, ठीक है, अंतिम जो अपभ्रंश अवस्था है, अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश जो अवस्था है, अपभ्रंश, ठीक है, अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक माना जा सकता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल तो यह साथियों संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, से संवत 1375 तक माना जाता है। ठीक है, और इसी समय को आप कह सकते हैं, इसी समय को महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय की बात की जाती है। ठीक है, महाराजा भोज से लेकर हम्मीर देव, ठीक है, यह समय महाराजा भोज और हम्मीर देव के मध्य का है, संवत 1150 से लेकर 1375 तक। अगला है, देखिए पंक्ति है कि बज्जिय घोर निशान रान चौहान जहाँ देश, पंक्ति किसकी है? तो यह किस ग्रंथ से है, बताइए। तो यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? बज्जिय घोर निशान रान चौहान जहाँ देश, तो पृथ्वीराज रासो से है। यह पंक्ति किससे है? पृथ्वीराज रासो से यह पंक्ति है, याद रखना है। और अगली पंक्ति है उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनोलग्न वीर नट, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो जो पृथ्वीराज आ गए तो पृथ्वीराज रासो से ही है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यह भी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ही है। ठीक है, उट्टिराज पृथ्वीराज बाग मनोलग्न वीर नट। अगली देखिए पंक्ति, 12 वर्ष से ले कूकर जिए और 13 लो जिए सियार और वर्ष 18 छत्री जिए आगे जियन को धिक्कार, किस कवि की पंक्ति है? तो साथियों यह पंक्ति जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। यह पंक्ति किसकी है? जगनिक। चलिए देखते हैं अगला, यह पंक्ति है कि एक थाल मोती से भरा। देखिए ये जो पंक्तियां हैं, मुकरियां हैं, ये सभी किसकी हैं? अमीर खुसरो साहब की हैं।
ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है। और एक नार ने अचरज किया, ये भी अमीर खुसरो की साहब की है, अमीर खुसरो, ठीक है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये भी साथियों अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और मेरा जोवन्ना नवेलरा भयो है गुलाल, किसकी पंक्ति है, मेरा जोवन्ना, तो यह भी साथियों अमीर खुसरो साहब की है, ठीक है, अमीर खुसरो साहब। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, तो ये भी पंक्ति अमीर खुसरो साहब की है, ठीक है, अमीर खुसरो। तो ये सभी पंक्तियाँ किसकी थीं, अमीर खुसरो साहब की हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है सरस वसंत समय भल पावल, पंक्ति किसकी है, तो सरस वसंत समय भल पावल, तो ये पंक्ति विद्यापति की है और उनकी रचना पदावली से है ना, पदावली से है, विद्यापति रचना है। काली कहत पिय सांझहि रे जायव मई मारु देश, पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति विद्यापति साहब की ही है, विद्यापति साहब की ही है, ठीक है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, वे कौन सी हैं, कौन कौन सी दो भाषाओं का, तो साथियों एक तो पुरानी अपभ्रंश, एक तो हम जिसको कहते हैं पुरानी अपभ्रंश, ठीक है, पुरानी अपभ्रंश, और दूसरी कौन सी भाषा, बोलचाल की देसी भाषा, बोलचाल की देसी भाषा, ठीक है। इन दो भाषाओं का प्रयोग किया। गाहा या गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है, तो साथियों गाहा या गाथा कहने से प्राकृत भाषा का। दोहा या दूहा कहने से किस काव्य भाषा का बोध होता है, तो दोहा या दूहा कहने से आपका अपभ्रंश या लोक प्रचलित, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का, ठीक है, प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, माने अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि विक्रमी तीसरी सदी ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा है, अपभ्रंश नाम नहीं दिया है, उन्होंने लोक भाषा को क्या कहा है, तो साथियों उन्होंने देश भाषा कहा है, क्या कहा है, देश भाषा कहा है। अपभ्रंश ना कह के उन्होंने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर उसको लोक भाषा को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की किस शताब्दी से होने लगी थी, तो विक्रम की कौन सी शताब्दी थी, तो 7वीं शताब्दी थी, 7वीं, ठीक है, 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। अगला है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 84 सिद्ध हैं। और अगला प्रश्न है स्वयंभू ने अपनी भाषा को कौन सी भाषा कहा है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को कौन सी भाषा कहा है, तो इन्होंने भी देसी भाषा कहा है, देसी भाषा, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है, ठीक है। स्वयंभू के पौमचर्यु को किसने पूरा किया, देखिए स्वयंभू का जो पौमचर्यु है, जो रामचरित्र को आधार बनाता है, इसमें बताइए, इसमें आप बताइए किसने इसको पूरा किया है, तो इनके पुत्र थे त्रिभुवन थे इनके पुत्र स्वयंभू के, उन्होंने इसको पूरा किया, पुत्र त्रिभुवन ने, ठीक है। अगला देखिए पौमचर्यु में किसका चरित्र विस्तार है, तो राम का, श्री राम का चरित्र विस्तार है, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, बताइए शिव सिंह सेंगर ने, तो प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है, पुष्य या इन्हें ही हम कहते हैं पुंड, पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में। यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ, यह किसका कथन है, तो बताइए यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव कब हुआ? तो सर्वमान्य जो अवधारणा है 972 ईस्वी या 10वीं सदी, 972 ईस्वी या 10वीं सदी हम मानते हैं। ठीक है, अगला है पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं देखिए, एक तो इनकी पहली रचना है त्रिसठी, तिरसठी माने 63, महापुरुष गुणालंकार। पहली तो हो गई आपकी त्रिसठी महापुरुष गुणालंकार। दूसरी है आपकी अणय कुमार चरियु। और तीसरी जो है वो आपकी है जसहर चरियु। ये 3 किताबें हैं, 3 ग्रंथ हैं, 3 पुस्तकें हैं पुष्यदंत की। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पुष्यदंत के त्रिसठी महापुरुष गुणालंकार को ही किस नाम से जाना जाता है? इनके इस ग्रंथ को महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण, इसको महापुराण भी और कहा जाता है। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित है? तो 63 कहा है, तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में किस शब्द का प्रयोग किया है? पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है? तो बताइए, पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है? तो साथियों, यह छंद है आपका चौपाई छंद। ठीक है, इसको हम चौपाई भी कहते हैं। अपभ्रंश और अपभट्ट में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद था? तो तब साथियों ये 15 मात्राओं का छंद था। कितनी मात्राओं का छंद था? तो 15 मात्राओं का। पुष्यदंत को हिंदी का कहा जाता है, देखिए साथियों, पुष्यदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है। ठीक है, भवभूति। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को क्या कहा है? शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को क्या कहा है? तो साथियों, पुष्य कवि को क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़, भाखा माने भाषा से है, भाखा की जड़ माने भाषा की जड़, भाखा की जड़। पुष्यदंत ने स्वयं को किन किन उपाधियों से भूषित किया है? स्वयं, पुष्यदंत ने स्वयंभू हो गया। ठीक है, पुष्यदंत ने स्वयं को, ठीक है, स्वयं को ही है, स्वयंभू नहीं, स्वयं को किन किन उपाधियों से भूषित किया है? तो पुष्यदंत ने अभिमान मेरु, ठीक है, अभिमान मेरु। और उन्होंने क्या उपाधि दी स्वयं को? काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। ये 3 उपाधि उन्होंने स्वयं ही प्राप्त की हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा माने से यहाँ होता है परीक्षा, धम्म माने धर्म, में अपभ्रंश के कौन से 3 कवि माने गए? धम्म परीक्षा में हरिसेन ने अपभ्रंश के कौन कौन से कवि माने हैं? तो सबसे पहले साथियों चतुर्मुख, दूसरे स्वयंभू, तीसरे पुष्यदंत। ठीक है, तो ये 3 कवि धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के माने हैं। किसने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है? बताइए, किसने कहा है पद्धड़िया बंद प्रवर्तक का सर्वश्रेष्ठ कवि? तो स्वयंभू ने कहा है, स्वयंभू ने। और देखिए, एक पद्धरी नाम का 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता था, उसी के नाम पे यह पद्धड़िया बंद पड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्धरी कितनी मात्रा का मात्रिक छंद है? तो यह 16 मात्रा का है। कितनी मात्रा का है? 16 मात्रा। धनपाल किसके कवि सभा रत्न थे?
जिन्हें उन्होंने सरस्वती की उपाधि दी थी, बताइए किसके सभा कवि थे। तो साथियों याद रखना है, ये आपके जो धनपाल वाक्यपतिराज मुंज, ठीक है ना, यहाँ सरस्वती है ये, तो धनपाल वाक्यपतिराज मुंज, तो मुंज के कवि सभा रत्न थे कौन, धनपाल किसके, है ना, तो मुंज के, धनपाल किसके थे, धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के सभा कवि थे। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में किस ग्रंथ की रचना की है। तो किस ग्रंथ की रचना की है, तो साथियों भविष्यत कथा, भविष्यत कथा, भविष्यत कथा या भविष्यत कहा, भविष्यत कहा ग्रंथ की रचना की है। किसने की है, तो साथियों यह रचना की है, भविष्यत कहा रचना की है किसने, धनपाल, कवि धनपाल ने, ठीक है, जो सभा रत्न, कवि सभा रत्न थे किसके, वाक्यपतिराज मुंज के दरबार में, ठीक है, याद रखना है। तो साथियों ये हमारे लगभग 86 प्रश्न आज हो गए, 86 माने कल के और आज के मिला के। तो यह प्रश्नोत्तरी अनवरत चलती रहेगी सरस्वती पांडे जी की पुस्तक से, तो आप लोग साथ बनाइएगा। तो यह सीरीज जो हमारी, यह श्रृंखला जो है हमारी कैसी है वो आप लोग बताइएगा, कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और साथियों आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।